हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन द डेविल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग को उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रही है एंड वी जिंग कुछ भी नहीं कहता है। वो डरा सहमा सा पूरी चीज़ों को मानता है उनकी। एंड वी जिंग कुछ बच्चों की हेल्प भी करता है। एंड वी जिंग जब बाहर किसी काम की वजह से जाता है तब वो लायन सिचन से भी मिलता है। एंड लायन सिचन वी जिंग को एक फ्लावर का बुके देते हैं जो कि ब्लू फ्लावर्स का था। एंड वी जिंग को ब्लू फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड वी जिंग पहली बार खुश होता है इतने सालों में कि किसी ने उसे कुछ तो दिया है। एंड वो भी वी जिंग की सबसे फेवरेट चीज़ उसके फ्लावर्स। वी जिंग को ये बहुत पसंद है। वी जिंग उन फ्लावर्स को लेकर जल्दी से वापस वी मैंशन आता है क्योंकि वो जानता था अगर वो लेट हो गया तो उसे फिर से मार पड़ेगी। वी जिंग वापस से वी मैंशन आता है एंड फिर वो सबसे पहले जल्दी से जो है अपने रूम के अंदर जाता है, अपनी उस फ्लावर बुके को वहीं पर रखता है। एंड फिर वो जल्दी से वी मेंशन के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद सीधा किचन में जाता है एंड वो टाइम को चेक करता है तो सच में उसके खाना बनाने का टाइम हो चुका था। वी जिंग दोबारा से फिर खाना बनाना शुरू करता है एंड फिर वो 1 घंटे के अंदर पूरा खाना बना लेता है। एंड फिर उसके बाद खाना बनाकर फिर वो एक सर्वेंट से बोलता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा एंड उसे बस थोड़ा सा काम है। वो सर्वेंट देखती है और बोलती है ठीक है मास्टर आप चले जाइए। वी जिंग उसे देखता है एंड मतलब उसे बुरा लगता है जब भी ये लोग उसे मास्टर बोलते हैं तो, क्योंकि वी जिंग जानता है कि उसकी हैसियत यहाँ पर सिर्फ एक नौकर से बढ़कर कुछ नहीं है। ये बोलें कि उसकी हालत तो एक नौकर से भी बदतर है क्योंकि इस घर के अंदर नौकरों के भी शायद इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह से विंग को ट्रीट किया जाता है। लेकिन शायद विंग की किस्मत ही यही है। तो वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो सर्वेंट विंग को जाते हुए देखता है और फिर बोलता है कि जब तक मैडम वी जिंदा थी तब तक हमारे यंग मास्टर कितने अच्छे से रहते थे। वो एक ओल्ड सर्वेंट थी एंड वो सब चीज़ें जानती थी कि क्या कुछ हुआ है विंग के साथ, लेकिन वो क्या कर सकती है। वो फिर चुपचाप किचन में जाती है एंड वो सारे सामान को देखती है एंड फिर वो टाइम को देखती है एंड सोचती है कि आधे घंटे के अंदर फिर से पूरी जो जियांग फैमिली है वो आ जाएगी एंड देन फिर से उनका वही डेली का शुरू हो जाएगा ड्रामा करना। तो वो सर्वेंट कुछ भी नहीं करती है एंड फिर वो वहीं पर वेट करती है एंड वो प्रे करती है कि वी जिंग टाइम पर आ जाए ताकि उन लोगों को वी जिंग को नीचा दिखाने का कुछ भी मौका ना मिले। वी जिंग फिर जल्दी से भागकर वापस अपने रूम में आता है एंड आने के बाद फिर वो अपने आप को देखता है। वी जिंग अपने आप को जैसे मानो पूरी तरह से भूल गया था। उसे तो याद भी नहीं रहा, इतने मतलब चीज़ों में वो बिज़ी हो गया था कि उसके हाथ पर मैडम यू ने आज उसे फिर से मारा था। दैन वहाँ पर ब्लैक बोल सकते हैं कि अब वो निशान ब्लैक कलर का हो गया था क्योंकि विनी को बहुत ज़्यादा मारी थी खींच कर मैडम यू ने, जिस वजह से निशान पूरा का पूरा ब्लैक हो गया था। एंड वी जिंग फिर जल्दी से बाथरूम में जाता है, अपने क्लॉथ निकालता है एंड वो देखता है तो उसकी बॉडी पर ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा चोटों के निशान थे। एंड वी जिंग का नया आज का निशान था उसके हाथ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक सा निशान एंड देन उसकी बोल सकते हैं चेस्ट एरिया एंड नेक एरिया एंड थोड़ा बहुत कुछ फेस पर भी उसका रेड रेड हो गया था क्योंकि गर्म कॉफ़ी उसकी फेस पर गिरी थी। इसीलिए वी जिंग ने पूरे टाइम अपने फेस पर मास्क को लगा के रखा था जिस वजह से उसके फेस के निशान किसी को न दिखे। वी जिंग फिर जल्दी से नहाता है एंड फिर वो आकर अपने कपड़ों को देखता है। वी जिंग के कपड़े सच में बहुत ही ख़राब हो चुके थे। दैन वी जिंग कुछ भी नहीं कर सकता है। वी जिंग अपने उन्हीं फटे पुराने कपड़ों को पहन लेता है एंड फिर वी जिंग टाइम को देखता है एंड फिर वी जिंग को वो फ्लावर बुके दिखता है जो कि वहीं पर वी जिंग टेबल पर रख कर चला गया था। वी जिंग उस फ्लावर बुके के पास जाता है एंड उसे उठाता है एंड उसे देखता है चारों तरफ से एंड वी जिंग उसकी स्मेल को लेता है। उससे बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी एंड वी जिंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है एंड वी जिंग जैसे ही ये स्मेल करता है तब उसे उसकी बचपन की याद आती है जब वो अपनी मम्मा के साथ वी मेंशन के गार्डन में फ्लावर्स को लगाया करता था, जब वो उनकी स्मेल को लिया करता था एंड मम्मा को बोला करता था मम्मा ये कितनी ब्यूटीफुल खुशबू है, सच में ये फ्लावर इतनी खुशबू क्यों देते हैं। वी जिंग की मम्मा वी जिंग से बताती हैं कि वी जिंग बेटा ये इनका नेचर है, इनका काम ही है दूसरों को अपनी खुशबू से मोहित कर लेना एंड बिल्कुल इन्हीं की तरह तुम भी बनकर रहना, हमेशा दूसरों को हमेशा इस फ्लावर की खुशबू की तरह ही महका के रखना। एंड मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत ही प्यारा है एंड वो हर किसी के लाइफ के अंदर बस खुशियाँ ही लेकर आएगा एंड मेरा बेटा हमेशा हैप्पी रहेगा अपनी मम्मा के साथ। वी जिंग ये सुनकर स्माइल करता था एंड वो बोलता था कि हाँ मम्मा बिल्कुल, वो भी हमेशा इन फ्लावर की तरह ही लोगों को अच्छे से खुशियाँ देगा। ये सुनने के बाद वी की मम्मा भी बहुत स्माइल करती थी एंड वी जिंग इस चीज़ को याद करके उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। शायद वो फेल हो गया इन सब चीज़ों में। वो बोलता है मम्मा इन फ्लावर की खुशबू की तरह मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। मम्मा जब से आप गई हैं मेरी लाइफ इतनी बकवास क्यों हो गई है।
हर कोई मुझे तंग करता है, हर कोई मुझे परेशान करता है, लेकिन लेकिन मम्मा मैं क्या करूँ? हाँ, आपका वी बहुत थक गया है इन सब चीज़ों से, आप कभी सहन नहीं कर पाता। मुझे मुझे बहुत दर्द होता है मम्मा। कभी कभी तो मन भी नहीं करता है, कभी कभी ऐसा मन करता है कि आप कभी आपके पास आ जाए मम्मा। मुझे बहुत हर्ट होता है मम्मा, प्लीज़ आप भी मुझे अपने साथ लेकर चली जाती ना। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपका भी आपको बहुत मिस कर रहा है। मेरे मेरे पास तो कोई है भी नहीं, मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, एंड आपका भी अकेला पड़ गया मम्मा। बीजिंग ये बोलते बोलते रोने लगता है एंड फिर बीजिंग जो है थोड़ी देर के बाद अपने आप को शांत करता है। लेकिन फिर बीजिंग को उसकी मम्मा की एक बात याद आती है कि बीजिंग बेटा, हमेशा दूसरों को खुशियाँ देना एंड दूसरों की खुशी में खुश होना, एंड अगर तुम दूसरों की खुशियों का ख्याल रखोगे तो फिर एक दिन देखना तुम्हें भी बहुत खुशियाँ मिलेंगी। एंड बीजिंग यही सोचता है एंड वो याद करता है कि उसकी मम्मा ने उसे यही कहा था कि हमेशा दूसरों को माफ़ कर देना, उनकी किए की जो सज़ा है वो उन्हें अपने आप ही मिल जाएंगी, एंड बस दूसरों को माफ़ करने में बिलीव रखना। बीजिंग यही सोचकर अपने आंसुओं को साफ करता है और बोलता है एक दिन ये मुझे ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे एंड मैं उसी दिन का वेट करूँगा, है ना मम्मा? आपका भी सब ठीक कर देगा। एंड फिर वही सोच कर ही खुश हो जाता है कि एक दिन शायद उसकी लाइफ में ऐसा आएगा कि उसकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा। यही सोच कर बीजिंग फिर दोबारा से उठता है एंड फिर वो उस फ्लावर को देखता है और बोलता है मैं क्या करूँ? मुझे पहली बार किसी ने गिफ्ट दिया है मेरी मम्मा के अलावा, तो मैं इसे बहुत ही संभाल कर रखूँगा। बीजिंग उस फ्लावर को देखता है और बोलता है हाँ, मैं भी तुम्हें वाज में रखूँगा। हाँ, मैं वाज कहाँ से लेकर आऊँ? बीजिंग सोचता है और बोलता है हाँ वो मुझे मिल जाएगा, हाँ हाँ मुझे मिल जाएगा। ये सोचकर बीजिंग जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल कर आता है एंड वो भाग कर जाता है। पास में ही एक बहुत बड़ा स्टोर रूम था। बीजिंग उसके अंदर जाता है एंड उसके डोर को ओपन करता है एंड बीजिंग अंदर जाकर चेक करता है चारों तरफ, तो वहाँ पर बहुत ही टूटा फूटा सामान रखा हुआ था। एंड तभी विंग की नज़र एक फ्लावर पॉट पर जाती है जो कि थोड़ा बहुत टूट गया था एंड बहुत ही ब्यूटीफुल था। आई मीन थोड़ा सा टूट गया था जिस वजह से उसकी फैमिली, आई मीन उसकी तो नहीं बोलेंगे, इसकी फैमिली नहीं है ये, एंड उन लोगों ने बाहर फेंक दिया था इसे। वीजिंग जल्दी से जाता है उस फ्लावर पॉट को देखता है एंड वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, उसमें मिट्टी वगैरह लग गई थी स्टोर रूम में रहने की वजह से। वीजिंग उस फ्लावर पॉट को जल्दी से बाहर निकाल कर लेकर आता है एंड उसके अंदर जो सामान था वो भी निकालता है एंड फिर वीजिंग उसे लेकर आता है एंड फिर वहाँ पर पानी की पाइप थी उसके पास लेकर जाता है एंड जल्दी से उसे वॉश करने लगता है। बीजिंग 15 मिनट के अंदर उस फ्लावर पॉट को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। बीजिंग बोलते कि ये थोड़ा सा टूट गया है, मैं क्या करूँ? नहीं नहीं ये ऐसा ही अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं, ये न्यू डिज़ाइन होगा, है ना? भी अपने आप से बीजिंग बातें करता है एंड फिर वो उस फ्लावर पॉट को जल्दी से लेकर अंदर आता है एंड उसे टेबल पर रखता है अपनी, एंड फिर वो उस फ्लावर बुके को जो है उस फ्लावर पॉट के अंदर रखता है एंड बोलता है मैंने पानी तो रखा ही नहीं इसमें, मेरे फ्लावर मुरझा जाएंगे ना ऐसे तो। हाँ, बीजिंग फिर जल्दी से जाता है एंड एक जग में भरकर पानी लेकर आता है एंड उस फ्लावर पॉट को पानी से भर देता है एंड फिर उसमें वो फ्लावर रखता है एंड बीजिंग बोलता है परफेक्ट, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड बीजिंग स्माइल करता है। तभी विंग की नज़रें फिर से टाइम पर जाती है और बोलता ओहो मैं तो भूल के जल्दी जाओ जल्दी जाओ। विजिंग ये बोल कर भाग जाता है, जल्दी से वो मेंशन के अंदर आता है एंड फिर वो भागते हुए किचन के अंदर आता है। वो देखता है कि खाना वहाँ पर नहीं है। विजिंग डर जाता है और बोलता खाना कहाँ गया। तभी जो और लेडी थी वहाँ की सर्वेंट वो आती है और बोलती वी बेटा। विजिंग जब उनकी आवाज़ सुनता है तो बोलता ग्रैनी आप? तो वो बोलते कि हाँ मैं, चलो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोलते वो खाना कहाँ है? ये सुनने के बाद वो बोल सकते हैं ओल्ड सर्वेंट थी, वो बोलती है बेटा मैंने खाना ऑलरेडी लगा लिया है, तुम चिंता मत करो एंड आज डोंट वरी, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। ये सुनने के बाद बीजिंग स्माइल करता है और वो थैंक यू सो मच एंड ये बोलकर वो जल्दी से डाइनिंग एरिया में जाता है एंड देखता है कि हाँ वहाँ पर खाना लग गया था। एंड धीरे धीरे करके वहाँ पर मैडम यू भी आती हैं, जियांग चेंग भी आता है, जियांग यानली भी आती है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इस दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी बोल सकते हैं, जिससे विजिंग बहुत प्यार भी करता है एंड शायद बहुत नफरत भी करता है। मतलब विजिंग अपने ही फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा था। विजिंग जैसे उस पर्सन को देखता है तब वो जल्दी से जो है अपने आप को हाइड कर लेता है एंड फिर वो पर्सन आता है एंड ये कोई और नहीं जियांग फेंगम्यान था एंड वो आकर चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है एंड फिर वो सब खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद जो जियांग यानली थी वो देखती है और बोलती है डैड आपको पता तो है ना कि 2 दिन बाद क्या है। ये सुनने के बाद जो जियांग फेंगम्यान थे वो देखते हैं और बोलते हैं ओ माय लिटिल प्रिंसेस, ऑफ कोर्स मुझे याद है एंड तुम चिंता मत करो, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा एंड मैंने तुम्हारे लिए एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसके अंदर सभी लोग आने वाले हैं, ओके माय प्रिंसेस। ये सुनने के बाद यानली तो बहुत हैप्पी हो जाती है एंड वो बोलती है थैंक यू सो मच डैड एंड वो जल्दी से जाती है एंड जियांग फेंगम्यान को हग कर लेती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी एंड
ये देखकर जियांग चेंग मुंह बनाता है एंड फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद फिर वो सभी लोग उठकर वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग उनके जाने के बाद खाने को देखता है। आज बहुत ही कम खाना बचा था एंड वीजिंग ने सोचा था कि वो उन बच्चों के लिए खाना लेकर जाएगा, लेकिन खाना तो है ही नहीं। फिर वीजिंग अपने मन को मारता है एंड फिर वो कुछ भी नहीं करता। वो चुपचाप उन क्लास खाने की प्लेट को लेकर जाता है एंड रख देता है। वहाँ पर कुछ प्लेट थी जिनके अंदर मतलब खाना नहीं खाया गया था, टच नहीं किया गया था। वीजिंग फिर उन्हीं खाने को देखता है और बोलता है कि वो इतना सा खाना उन बच्चों के लिए कैसे लेकर जाए। वीजिंग फिर बोलता है कि बेचारे भूखे होंगे, तो वीजिंग सोचता है कि लेकर ही जाना चाहिए उसे। वीजिंग फिर जल्दी से उन प्लेट के खाने को अच्छे से रैप करता है एंड फिर वो घर से बाहर निकल जाता है। वीजिंग सारा काम करके निकल गया था। काम करने में पूरा उसे मतलब 1-1.5 घंटा लग गया था। तो अब रात के 9 बज चुके थे। वीजिंग अपने घर के अंदर आता है, अपने मतलब जो रूम था उसमें जाता है। वीजिंग फिर अपने कपड़ों को पहनता है, अच्छे से मास्क लगाता है, फेस पर हुडी को पहनता है एंड फिर वो घर से बाहर निकलता है एंड सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और बोलता है हेलो अंकल। जब वो सिक्योरिटी गार्ड वाला अंकल देखता है विंग को और बोलता है वी बेटा तुम इतनी रात को। वीजिंग बोलता है अंकल प्लीज़ संभाल लीजिएगा ना, बस मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर में। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ ठीक है मास्टर आप चले जाइए। इसके बाद वीजिंग सीधा उसी गार्डन में जाता है। ये गार्डन ज़्यादा दूर नहीं था। वी मैंशन से ये गार्डन सिर्फ ओनली 5 मिनट की दूरी पर था। वीजिंग आता है एंड बोलता बच्चों। जैसे ही वो बच्चे वीजिंग की आवाज़ सुनते हैं वो जल्दी से निकल कर बाहर आते हैं उस टनल से और बोलते वी का एंड वो जल्दी से विंग के पास जाकर उसे हक कर लेते हैं। वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता है कि चलो बच्चों मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया, मुझे माफ़ करना ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो जो बच्चे थे वो बोलते कोई बात नहीं वी का। एंड फिर वीजिंग उन्हें खाना देता है और बोलते तुम खाना खा लेना ठीक है, मैं मॉर्निंग को आऊँगा एंड अच्छे से रहना। फिर वो बोलते हैं हाँ। इसके बाद वीजिंग वो खाना उन्हें देकर वापस चला जाता है एंड वो बच्चे विंग को जाते हुए देखते हैं एंड उनमें से जो 15 साल का बच्चा था वो देखता है विंग को जाते हुए और बोलता थैंक यू सो मच वी का, अगर आप नहीं होते तो शायद हम कब का मर चुके होते। आपने 1.5 साल से हमारा ख्याल रखा है। एंड फिर वो विंग को देखकर बहुत ही मतलब हर्ट फील करता है क्योंकि उसे पता है कि वीजिंग मतलब जब भी आता है तो उसके शरीर पर कोई ना कोई निशान होता है चोट का। एंड आज फिर से उस लड़के ने देख लिया था कि वीजिंग के हाथ पर जो ब्लैक कलर का निशान हो गया था जिससे मतलब किसी ने स्टिक से मारा उसे। एंड वो बच्चा जानता है वीजिंग की हालत कैसी है क्योंकि एक बार उसने देख लिया था वीजिंग को मार खाते हुए एंड वो समझ गया था। एंड वीजिंग ने फिर उसे कहा भी था कि इट्स ओके ये मेरी फैमिली है एंड कोई बात नहीं। फैमिली मतलब कोई बात नहीं, फैमिली है तो फैमिली है, क्या कर सकते हैं। वो लड़का अपने मन में सोचता है कि वीगा सच में अपने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है एंड एक दिन देखना आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको प्यार ही प्यार देगा एंड आपकी लाइफ पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। ये सोचकर वो वीजिंग को जाते हुए स्माइल करते हुए देखता है एंड इसके बाद फिर वो बच्चे वापस उसी टनल के अंदर चले जाते हैं। एंड वो लड़का देखता है कि खाना थोड़ा है तो वो बोलता है बच्चों एक काम करो तुम ही खा लो ठीक है, मैं नहीं खाऊँगा। तो वो जो अदर बच्चे थे वो देखते हैं और बोलते हैं नहीं आप भी खाइए, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो जानता है अगर वो खाएगा कुछ भी तो इन बच्चों के लिए कम बचेगा एंड वो बच्चे छोटे हैं एंड नहीं रह पाएंगे। तो फिर वो उन्हें ही खाने के लिए दे देता है। अब ऐसे ही करके हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग वापस से अपने कमरे के अंदर आता है एंड फिर वो आकर अपने बेड पर लेट जाता है एंड फिर वो अपनी हुडी को निकालता है एंड वही निकाल कर रख देता है। एंड विंग की नज़र उस फ्लावर पॉट पर जाती है और फिर वो उस पर्सन का फेस याद करता है एंड विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। सच में वो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन था एंड बहुत ज़्यादा हैंडसम था एंड वीजिंग को उसकी स्मेल से ही पता चल गया था कि वो एक अल्फ़ा था एंड वीजिंग एक ओमेगा है। एंड मैं बताना भूल गई थी शायद ये ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है। वीजिंग ओमेगा है, जियांग यानली भी ओमेगा है, जियांग चेंग जो है वो एक अल्फ़ा है एंड ओबियसली मैडम भी ओमेगा है एंड जियांग फेंगमैन अल्फ़ा है। तो वीजिंग उसे याद करने लगता है एंड विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। ऐसे ही करके वीजिंग सो जाता है पीसफुली। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ एक और बहुत बड़े घर का सीन जो कि लैंड मैंशन है। अब हम एक रूम के अंदर एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक चेयर पर बैठा हुआ था एंड देन वो कुछ सोच रहा था। उसके हाथ में पेन था रेड कलर का एंड वो एक वॉल की ओर देख रहा था जहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए थे, कुछ न्यूज़ के आर्टिकल्स लगे हुए थे एंड काफ़ी सारे लोगों की फ़ोटोज़ थी वहाँ पर। एंड फिर वो पर्सन जो चेयर पर बैठा हुआ था वो उठता है एंड वो अपने हाथ में उस रेड मार्कर को लेकर जाता है एंड फिर वो जाकर एक फ़ोटो पर क्रॉस का निशान बनाता है एंड वो एक डेविल से स्माइल देता है। एंड फिर वो एक कमरे से निकलकर बाहर आता है। तभी एक डॉक्टर एक रूम से बाहर निकलता है एंड वो बोलता है कि सर। जैसे ही वो पर्सन उस मतलब डॉक्टर की आवाज़ सुनता है तो वो रुक जाता है और डॉक्टर को देखता है और बोलता है क्या हुआ डॉक्टर। जैसे ही वो डॉक्टर आवाज़ सुनता है तो बोलता है कि सर उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया है, वो पहले की तरह ही है एंड हमें नहीं पता कि वो कभी होश में आएंगी भी या नहीं। ये सुनने के बाद वो पर्सन घूर कर उस डॉक्टर को देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे ऐसे हाथ पर हाथ रखने के लिए नहीं देता हूँ। मैंने तुमसे कहा है कि मुझे किसी भी तरह से वो होश में चाहिए एंड शायद आपको सुनाई नहीं दिया
ये बोलकर वो गुस्से में वो जो पर्सन था वो उस डॉक्टर की नेक को पकड़ता है एंड ज़ोर से प्रेस करता है एंड वो डॉक्टर पूरी तरह से शॉक हो जाता है एंड वो पर्सन उसे पकड़कर वॉल पर प्रेस करता है एंड उस डॉक्टर को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी एंड वो डॉक्टर बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था। अपने हाथ में जो उसकी फाइल थी वो भी नीचे गिर जाती है एंड उसकी आंखों से टीयर्स निकलने लगते हैं एंड वो डॉक्टर अब धीरे धीरे अपनी आइज़ को बंद कर रहा था। एंड तभी अचानक से वहाँ पर एक पर्सन आता है और बोलता है, भांग जी ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ मार डालोगे तुम इसे। तभी जो पर्सन था यानी कि ये कोई और नहीं लैन वांग जी था, वो अपने होश में वापस आता है और उस डॉक्टर को देखता है जो कि नीचे फ्लोर पर गिर गया था एंड वो बहुत ही अपनी नेक को पकड़कर हैवी ब्रीथ ले रहा था। एंड फिर वो अपनी आइज़ को बंद करता है वांग जी एंड फिर अपने गगा को देखता है जो उसके सामने खड़े हुए थे। लायन से चैन जो हैं उसे देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी सच में तुम ये सब। वांग जी बोलता, गा ये डॉक्टर ने कहा कि वो कभी होश में ही नहीं आएंगी। ये सुनने के बाद जो लायन से चैन थे वो बोलते, वांग जी ये डॉक्टर है, ये कोशिश तो कर रहे हैं ना। वांग जी बोलता, गा ये इनकी टेंशन है मेरी नहीं, मैंने कहा था ना इससे कि वो होश में आने चाहिए। एंड उन बातों को ब्रदर 10 साल हो चुके हैं, 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं एंड ये डॉक्टर यूज़लेस कुछ भी नहीं कर पाए हैं 10 सालों में। ये सुनने के बाद लायन से चैन वांग जी को शांत कराते हैं एंड बोलते, वांग जी शांत हो जाओ प्लीज़, देखो वो ज़रूर होश में आएंगे, चिंता मत करो। ये सुनने के बाद वांग जी गुस्से में वहाँ से चला जाता है एंड लायन से चैन वांग जी को जाते हुए देखता है और बोलता है, वांग जी हम क्या कर सकते हैं। एंड फिर वो उस डॉक्टर को देखते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर आप जाइए। इसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से अपनी फाइल लेता है एंड निकल जाता है। इसके बाद लायन से चैन फिर एक रूम का डोर ओपन करता है एंड वो उस रूम के अंदर देखता है जिसमें काफ़ी सारी मशीनें लगी हुई थी एंड वो अंदर चले जाते हैं एंड डोर को बंद कर देते हैं। अब हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी वापस से अपने रूम में आता है एंड अपने रूम में आने के बाद वो शावर लेता है एंड शावर लेते ही उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, जैसे कि मानो कोई उसे पुकार रहा हो, बार बार उसे बोल रहा था, गा प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, गा प्लीज़। एंड यही चीज़ें उसके माइंड में आ रही थी एंड एक चीख की आवाज़ के साथ वांग जी उठ जाता है एंड उसकी पूरी बॉडी स्वेट से भर गई थी, वो पानी में था फिर भी उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। एंड फिर वो अपने आप को शांत करता है एंड फिर वो जल्दी से उठता है, अपने आप को साफ़ करता है एंड फिर वो जाकर अच्छे से शावर लेता है एंड जल्दी से जाता है, अपने कपड़ों को पहनता है एंड फिर वो जाकर अपने बेड पर लेट जाता है एंड फिर वो मेडिसिन लेता है एंड सो जाता है। अब हम यहाँ से देखते हैं पूरे 2 दिन के बाद का सीन। सभी जियांग फैमिली जो है डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और वो अपने ब्रेकफास्ट को कर रही थी। तभी यान ली देखती है और बोलती है कि डैड आपको पता है ना आज क्या है। ये सुनने के बाद जो मिस्टर जियांग फैंग मैन थे वो देखते हैं अपनी प्रिंसेस की ओर और बोलते हैं, प्रिंसेस मुझे याद है क्या है एंड तुम बिल्कुल रेडी हो जाओ, आज बहुत ही बड़ी पार्टी है हमारे घर में, ओके तुम चिंता मत करो। एंड तुम्हारे डैड अच्छे से जानते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है एंड मैंने सबको बुला लिया है एंड ये तुम्हारे बर्थडे पार्टी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी भी होगी एंड देन उसमें मैं तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छे अल्फा से करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद यान ली बोलते, डैड लेकिन शादी की तो कोई बात नहीं हुई इतना। तो जियांग फैंग मैन बोलते, यान ली बेटा तुम उसे देख लेना एंड अगर तुम्हें वो पसंद आता है तुम उससे शादी कर लेना एंड नहीं आता है तो इट्स ओके। ये सुनने के बाद यान ली बोलती ओके एंड फिर इसके बाद वो सभी लोग अपना खाना खाते हैं एंड फिर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। एंड फिर वी मेंशन के अंदर जितने भी बोल सकते हैं कि सामान था जो डेकोरेशन का चाहिए होता है वो सभी आ जाता है एंड वीजिंग देख रहा था एंड चुपचाप एक कोने में खड़ा हुआ था। एंड आज वीजिंग का भी बर्थडे है एंड वीजिंग को बर्थडे विश करने के लिए कोई नहीं है। वीजिंग अकेला ही अपने आप को बर्थडे विश कर लेता है उठकर मॉर्निंग में ही एंड देन वो सब चीज़ें देख रहा था एंड सोचता है आज उसकी मम्मा होती तो शायद कहीं ना कहीं उसकी भी बर्थडे प्रिपरेशन हो रही होती, लेकिन विंग के पास तो कोई नहीं है। वीजिंग फिर देखता है वहाँ पर एंड वो चुपचाप फिर से अपने रूम के अंदर आ जाता है एंड थोड़ी सी आराम करता है क्योंकि वो थक गया था सब चीज़ें कर करके। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है एंड फिर वो जाता है वी मेंशन के अंदर एंड जैसे वो हॉल के अंदर जाता है तो वो हॉल को देखता है। हॉल बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था, सच में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था एंड वीजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीजिंग बोलता है, मम्मा आज आपके विंग का बर्थडे है एंड अगर आप होते आज तो शायद आपका वी भी आज इतने ही अच्छी पार्टी को आप उसके लिए ऑर्गेनाइज़ करती, लेकिन वीजिंग सोचता है कि अब सोचने से क्या फ़ायदा, उसकी मम्मा नहीं है एंड देन उसके लिए पास कोई भी नहीं है अपना कहने के लिए। वीजिंग चुपचाप किचन के अंदर जाता है एंड तो वहाँ पर जो ओल्ड सर्वेंट थी वो बोलती, वी बेटा तुम यहाँ पर। वीजिंग बोलता हाँ वो खाना, तो जो सर्वेंट थी वो बोल देती हैं कि वी बेटा आज तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आज यहाँ पर पार्टी है एंड देन तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर।
वी जिंग कुछ भी नहीं करता एंड तभी मैडम यू आती है और बोलती है, ओ तो आज इस महाराज के लिए कोई काम नहीं है। हाँ, ये देखने के बाद वी जिंग डर जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मैडम यू ने बहुत ही तेज़ आवाज़ में कहा था। तो फिर मैडम यू देखती है एंड वो अपने मन में कुछ सोचती है और बोलती है, ओ हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा काम है। एंड फिर वो एक सर्वेंट को बोलती है कुछ एंड फिर वो सर्वेंट को एक वेटर की ड्रेस लेकर आता है और फिर मैडम यू उसे देती है और बोलती है, तो तुम आज ये वेटर की ड्रेस पहनोगे एंड सभी को अच्छे से सर्व करोगे। एंड ये बोलकर मैडम यू वहाँ से चली जाती है। वी जिंग उस ड्रेस को देखता है एंड फिर वो कुछ भी नहीं बोलता एंड वी जिंग को पता ही है कि उसके साथ क्या होने वाला है। दैन वी जिंग चुपचाप उस ड्रेस को लेता है एंड वो वहाँ से चला जाता है एंड जो ओल्ड सर्वेंट थी वो देखती रह जाती है, क्योंकि पता नहीं क्यों ये सब ऐसा क्यों होता है बेचारे विंग के साथ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एंड अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 5 घंटे बाद का सीन एंड अब 8 बज चुके थे एंड अब धीरे धीरे करके जो है पार्टी के अंदर गेस्ट आना शुरू हो गए थे। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो सभी आ रहे थे। एंड अब हम देखते हैं यहाँ से वी जिंग को, वी जिंग जो है उसी मतलब वेटर की ड्रेस में रेडी था एंड वो मतलब अपने फेस पर मास्क को लगा कर रखता है ताकि कोई उसका फेस ना देख सके, क्योंकि उसे मतलब ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था अपने फेस को दिखाना। जब भी उसमें कोई पार्टी वगैरह होती थी तब उसे अपने फेस को हाइड करना ही था एंड ज़्यादातर पार्टीज़ में विंग को बुलाया भी नहीं जाता था। अगर बुलाया जाता था, आई मीन बुलाया क्या बोलेंगे, उसे सर्वेंट का काम करने के लिए बोलते थे, तो मतलब उसे बोला जाता कि अपने फेस को ढक कर रखा करो एंड तुम किसी को भी सामने नहीं आ सकते हो। यही बचपन से विंग करता है तो विंग को पता है उसे क्या करना है। तभी जियांग फेंग मैन को देखते हैं हम जो रूम के अंदर थे एंड वो बोलते हैं, यू तुम्हें पता तो है ना अच्छे से तुम्हें क्या करना है एंड तुमने उसे बोल तो दिया है ना कि वो सामने ना आए। तो जो मैडम यू थी वो बोलती है कि हाँ डार्लिंग मैंने बोल दिया है, तुम चिंता मत करो एंड वैसे भी उस यूजलेस पर कौन ध्यान देगा। तो जियांग फेंग मैन रोकते हैं एंड बोलते हैं कि तुम नहीं जानती यू, अगर मीडिया को कुछ भी पता चला तो देन वो तुम जानते हो क्या करेंगे। एंड फिर जियांग फेंग म्यान देखते हैं और बोलते हैं कि आज भी ये सब चीज़ें उसी के नाम है एंड तुम जानती हो अगर तुम इस चीज़ को गंवाना नहीं चाहती हो तो याद रखना कि वो कभी भी किसी के सामने न आ पाए, ठीक है। एंड सब जानते हैं कि वो सर्वेंट है, लेकिन तुम जानते हो कि वो कौन है। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है चिंता मत करो एंड वो वैसे भी यूजलेस है एंड कौन ही उस पर ध्यान देगा। ये सुनने के बाद जियांग फेंग मैन बोलते हैं हाँ ठीक है एंड फिर वो पार्टी के अंदर निकल जाते हैं क्योंकि गेस्ट आने वाले थे एंड उन्हें वेलकम करना था। वहीं हम देखते हैं जियांग चैंग को जो अपने फ्रेंड्स के साथ था एंड पार्टी में खड़ा हुआ था एंड वो पार्टी के अंदर जितने भी ओमेगा गर्ल्स या बॉयज़ आ रहे थे उन्हें देख रहे थे और उनके साथ फ्लर्ट कर रहे थे एंड उसके साथ काफ़ी सारे उसके फ्रेंड भी थे, जिसके अंदर नी हुसैंग भी शामिल था एंड काफ़ी सारे और पर्सन भी थे, आई मीन बोल सकते हैं बॉयज़ थे जो कि बातें कर रहे थे एंड बहुत ही अच्छे से फ्लर्ट कर रहे थे उन सभी के साथ। एंड अब हम देखते हैं एक घर का सीन जहाँ पर लायन सिचन एंड वांग जी दोनों ही रेडी होकर हॉल के अंदर आते हैं। लायन सिचन देखते हैं और बोलते वांग जी क्या तुम सच में तुम्हें श्योर हो कि उसके अंदर इन सब का हाथ हो सकता है। वांग जी बोलता गा मैंने बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ें पता की है एंड कनेक्शन जोड़ने के बाद मुझे यही पता चला है कि उस हादसे के अंदर जियांग्स भी शामिल थे एंड मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे हाथ में बहुत ही मुश्किल से सबूत लगे हैं एंड आप तो जानते हैं गा। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल वांग जी एंड मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। ये बोलकर लायन सिचन स्माइल करते हैं एंड फिर दोनों लायन ब्रदर्स रेडी होकर निकल जाते हैं। आज तो लड़कियां पूरी पागल ही होने वाली थी दोनों लायन ब्रदर्स को देखकर, क्योंकि दोनों ही सुपर हॉट लग रहे थे। एंड अब हम देखते हैं यहाँ से आधे घंटे बाद का सीन। 4 कार आकर वी मैंशन के सामने रुकती है एंड उसमें से कुछ गार्ड बाहर निकलते हैं एंड कार के डोर को ओपन करते हैं। जैसे ही कार का डोर ओपन होता है उसमें लायन वांग जी एंड लायन सिचन दोनों बाहर निकल कर आते हैं एंड वो अपने सूट को ठीक करते हैं एंड दोनों ही बहुत चार्मिंग लग रहे थे। जैसे ही वो कार से बाहर निकलते हैं एंड वो थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स खड़े हुए थे एंड वो मतलब फ़ोटोज़ को क्लिक कर रहे थे। वांग जी अपने गार्ड को इशारा करता है एंड बोलता है कि इन सभी रिपोर्टर्स को यहाँ से हटाओ एंड वो गार्ड ऐसा ही करता है एंड जाकर सीधे उन सभी रिपोर्टर्स को वहाँ से हटा दिया जाता है। इसके बाद वांग जी अपने गगा लायन सिचन के साथ उस पार्टी के अंदर एंटर करता है एंड जैसे ही पार्टी के अंदर वो दोनों एंटर करते हैं सब लोगों की नज़रें सिर्फ हॉल के डोर पर ही थी जहाँ से लायन वांग जी एंड लायन सिचन चल के आ रही थी एंड उन दोनों का ऑरा ही बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं डेंजरस था एंड बहुत दोनों चार्मिंग लग रहे थे। उस बोल सकते हैं कि पार्टी के अंदर जितने भी ओमेगा गर्ल्स या बॉयज़ थे सभी उन पर फिदा हो रहे थे, मतलब उन दोनों का चार्म ही कुछ ऐसा था। एंड दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जिसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था एंड वो पार्टी के अंदर सबको ड्रिंक सब कर रहा था एंड विंग उस वेटर की ड्रेस में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था एंड काफ़ी लोग जो है वो बार बार विंग को ड्रिंक के लिए बुला रहे थे एंड कभी कभी उसे टच भी कर रहे थे क्योंकि उन्हें विंग की स्मेल से पता चल रहा था कि वो एक ओमेगा है। एंड ऐसे ही करके सभी लोग जो हैं विंग को बार बार परेशान कर रहे थे एंड विंग कुछ भी नहीं कर सकता है
एंड फिर हम वांग जी को देखते हैं जो धीरे धीरे चल के मतलब थोड़ा सा आगे आता है। जैसे ही वो आगे आता है जो जियांग फेंगमिन दौड़ कर आते हैं और बोलते हैं मिस्टर लैन। वांग जी जैसे ही जियांग फेंगमिन को देखता है तब उसका गुस्सा हाई लेवल पर चला जाता है। एंड फिर जो लैन सिचन थे वो वांग जी के हाथ को पकड़ते हैं एंड उसके ईयर के पास आते हैं और बोलते वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल रखो। इसके बाद वांग जी फिर अपने गुस्से को शांत करता है एंड फिर वो अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड फिर वो जियांग फेंगमिन को देखता है एंड फिर उनके पास जाता है। जियांग फेंगमिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं हैंड शेक करने के लिए, लेकिन वांग जी पूरी तरह से इग्नोर करता है एंड फिर लैन सिचन ही उनसे हैंड शेक करते हैं। इसके बाद जियांग फेंगमिन उनसे बातें करने लगता है, लेकिन वांग जी का कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसे तो कुछ और ही काम करना था। एंड चलिए एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आ रहा होगा एंड फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इस फैन फिक्शन के अंदर बहुत सारे राज हैं, छुपे हुए हैं, तो हमें जल्द ही आगे पार्ट में पता चल जाएंगे। तो ओके, बाय बाय एवरीवन। प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कमेंट ही नहीं करते हो, लाइक करते हो सच में। देखिए 1000 से 2000 लोग मतलब नॉर्मल है वीडियोस देखना, एंड उनमें से लाइक देखिए कितने होते हैं। अगर 1000 लोगों में से कम कोई 100 लोग भी लाइक कर देंगे ना तो भी खुशी होगी। लेकिन देखिए एक वीडियो को लगभग 3 से 4 हज़ार देखते हैं लोग, लेकिन उसमें लाइक ओनली 300 लाइक होते हैं। देखिए सोचिए आप लोग, प्लीज़ हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए।